नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने उनका साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल होने पर उनका यह हष्ट होना ही था। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 400 पार नारे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग 400 पार की बात करते थे वे आज 240 पर आ गए हैं। वहीं जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में सचिन पायलट ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थानों की महत्वता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में लोक कल्याण, लोकतंत्र, समता, समानता और सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुली चर्चा का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इन तीनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रमोद गोस्वामी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजस्थान के मुद्दों पर बात करेंगे। सर नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच मतभेदों का राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे आगामी चुनावों में राजनीतिक समीकरण कैसे बदल सकते हैं? देखिए रोमा जी, अब राजनीति का पूरा चाल चलन बदल चुका है। अब वो जातिगत समीकरण होते हैं। अब आदमी की अगर इधर कुछ समय से देखा जाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि की वहाँ अपने विकास कार्यों या जन समस्याओं को लेकर मुद्दों को उठाने वाले या उनका समाधान करने वाले लोगों की अब वो जमात नहीं रह गई है। अब राजनीति में ये बदलाव आ गया है कि क्या उस क्षेत्र के जातीय समीकरण हैं और उस जातीय समीकरणों में दलों की क्या पैठ है, उस आधार पर राजनीति तय होती है। तो अब सत्ता प्राप्त पहले तो ये रहता था कि जनता के सरोकारों से कौन ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जनता किसके प्रति उनके समस्याओं के समाधान के लिए चिंतित है, तो जनता का भी रुझान रहता था और नेताओं का भी उनके प्रति एक जुड़ाव बना रहता था या उनके प्रति रखते थे कि हमें चुनाव लड़ना है और जनता की समस्याओं को ध्यान देना है। लेकिन पिछले कई दशकों से कम से कम 2 दशक तो कह ही सकते हैं, 1.5 से 2 दशक से राजनीति में ये बदलाव आ गया है कि अब जनता के लिए आप कुछ भी करें या जनता आपके लिए कुछ भी करे, उसका कोई मायने नहीं रह गया है। अब जो जातिगत समीकरण हैं, वो बहुत मैटर करते हैं किसी भी को विधायक बनाने के लिए, सांसद या सरकार बनाने के लिए। इसीलिए पिछले कुछ समय से आप देख रही होंगी कि बराबर जातिगत समीकरणों को लेके ही राजनीति उसी के इर्द-गिर्द घूम रही है, चाहे वो जनगणना की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो। तो मुझे लगता है कि जो हनुमान बेनीवाल साहब जो हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, वहाँ से जो ये किरोड़ी जी हटे हैं, तो उससे कहीं न कहीं जातिगत समीकरणों पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब बेस वही है, आधार वही है। लेकिन उसके बाद नुकसान मुझे लगता है कि इसमें दोनों, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के समीकरण थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी है कि जैसा कि मतलब ये जो दबाव में जो लोग इधर से उधर पाला बदल लेते हैं, वो कोई दल के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति या उनके मूल्यों के प्रति तो कोई आधार होता नहीं है कि हम भाई हमारी नीति नहीं मिलती है इसलिए हम यहाँ नहीं है, अब हमारी नीति के खिलाफ जा रहे हैं, ये हमारे नीति के करीब, सिद्धांतों के करीब है। तो वहाँ जाने की बात थी, अब वो भी राजनीति में बदलाव आ गया है। अब तो डर का, दबाव का, ईडी का, सीबीआई का, ये वो तमाम प्रकार के, अगर आप थोड़ा प्रभावी हैं तो आपसे पहले तो विनम्रता से कहा जाता है कि आप आ जाइए, हम आपको प्रलोभन दिया जाता है कि भाई हम आपको टिकट भी देंगे, आपका कहीं समायोजन भी करेंगे। लेकिन अब जो है ये भी एक नई चीज़ निकल के आई है कि अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लाने का प्रयास करते हैं। तो लाने के प्रयास में बहुत से जो अनफेयर मीन्स भी हो जाते हैं, तो जिनको कि लोग अप्लाई करते हैं और उस व्यवस्था में और उसमें वहाँ चले जाते हैं। आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी जो रहे अजीत पवार साहब, तो कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, तो जब ये शामिल हुए उससे पहले एक 15-20 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने उनकी तीखी आलोचना की थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उससे बचने के लिए, चूंकि वहां वो पवार साहब के भतीजे हैं और वहां उनका जनाधार था, तो उसको अपने को बचाने के लिए वो कोई भाजपा की नीतियों के आधार पर तो नहीं आए या उनके सिद्धांतों के आधार पर नहीं आए कि नहीं साहब हम पहले तो कांग्रेसी रहे, फिर हम अपने चाचा की पार्टी में आ गए, उनके सिद्धांतों से जुड़े। तो लेकिन यहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा है मुझे, जो है संघ का और भाजपा की राजनीति, भाजपा के विचार और भाजपा के सिद्धांत मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए छोड़ तो ये आधार तो रहता नहीं है। तो अब तो ये कि कैसे हम अपने समीकरण साधें, कैसे हम उप मुख्यमंत्री बन जाएँ, मुख्यमंत्री बन जाएँ, सांसद बन जाएँ, विधायक बन जाएँ या जो भी पद मिल जाए, तो वो उस लालच की जो राजनीति शुरू हो गई है, लालच और दबाव, और उसको अपनी तरफ लाने का और विपक्ष को बिखेरने का या सत्ता पक्ष को बिखेरने का, जो भी कुछ कह लीजिए, वो जो चीजें हो गई हैं, ये उसी का हिस्से का, वो भी इनका बेनीवाल साहब का और किरोड़ी जी का वही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि साहब ये दबाव भी है, तो दबाव में चले गए। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं दोनों को ही फर्क पड़ेगा। अब वो बीजेपी में जाने के बाद मतलब उनकी क्या स्थिति रहेगी, और बाकी अगर देखा जाए तो यूज एंड थ्रो की राजनीति विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि वो करती रही है, अपने समीकरणों को साधने के लिए ले लेती है, फिर जब समीकरण बन जाते हैं तो फिर वो चीजें बिगड़ मतलब नहीं, फिर उसमें मतभेद पैदा हो जाते हैं। ये भी महाराष्ट्र का एक उदाहरण है कि मतलब शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया और फिर जब हमारी बहुमत आ गई तो फिर हमने उनको डिप्टी में ले आए। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। जब ये तय, जैसा कि वो कहते हैं, या एक राजनीतिक परसेप्शन बना हुआ है, ये अंदर की क्या बात है ये तो वही लोग जाने, हालांकि उससे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो वो सरकार नहीं बनी तो फिर वो कांग्रेस के साथ चले गए, ये कोई, जबकि वो पवार साहब का कांग्रेस को वो हमेशा शिवसेना या मतलब ठाकरे का परिवार हमेशा आलोचना करता रहा। लेकिन अब उन सिद्धांतों का, मूल्यों का कोई मतलब नहीं, ये आना और जाना तो लगा रहेगा और यही एक राजनीति का चलन हो गया है। सर सचिन पायलट के बयान को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी 400 पार की बात करती थी, लेकिन अब 240 पर ही रुक गई है। इसका सचिन पायलट की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल उनके इस तरह की बयानबाजी काफी वायरल हो रही है। इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए रोमा जी, सचिन पायलट जी और गहलोत साहब के बीच जग जाहिर है कि मतभेद रहे हैं। हालांकि उनको पैच वर्क हुआ, एक बार तो बीजेपी में चले ही गए थे, वो कुछ समीकरण बने कि वो रुक गए। तो अब मुझे लगता है कि वो सचिन पायलट युवा हैं, तेज तर्रार हैं। राजेश पायलट जो उनके पिताजी थे वो भी मतलब बहुत संघर्षशील और बड़े अच्छे नेताओं में थे। उनके ये बेटे हैं तो वो वहाँ की जो राजनीति है, गुर्जर की राजनीति, वो उनके साथ पूरी तरीके से है। और वही, और उन्होंने राजस्थान में अपना एक स्थान भी बनाया जब वो सरकार में रहे, तो उन्होंने वहाँ लोगों को जोड़ा भी और उनका अपना जनाधार निजी है भी, उनकी अपनी वहाँ के लोगों में पकड़ भी है। मुझे लगता है कि जो अब ये मतलब फिर इन्होंने जो बीजेपी की, ये तो कोई अब नया मुद्दा नहीं है, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद के 400 की बात कर रहे थे और वो 240 पर सिमट गए। तो ये तो रहा, मुझे ये लगता है इसको इसी रूप में मैं देखता हूँ कि शायद वो फिर राजनीति में पूरी तरीके से कांग्रेस में अपना स्थान बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि अब गहलोत भी चूंकि अब उम्रदराज हो गए हैं और उसको लेकर जो कन्फ्रंटेशन है, लगता है ये संकेत दिया गया होगा कि अब आप नेपथ्य में रहें, अब आप एक जैसे आडवाणी जी थे, या मतलब केंद्र की राजनीति में आ जाइए, या यहाँ की केंद्रीय पॉलिटिक्स को देखिए, वहाँ की राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है वो हमारी समझ से उनको क्या नाम पायलट को दे दी जाए। तो ये उसी संदर्भ में ये अब सक्रिय हो रहे हैं और वो बीजेपी पे हमला करके, और कांग्रेस लगता है कि ये एक पैचवर्क हो गया है, या ये इस पे सहमति हो गई है कि अब वहाँ की राजनीति के मुख्य आधार जो है वो पायलट होंगे।
जी सर, एक और है कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बयानबाजी और होती है बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप, राजस्थान की राजनीति जनता की धारणा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उससे विपक्षी दलों की एकजुटता पर क्या असर होगा? इस पूरी राजनीति को देखते हुए, समझते हुए क्या कहेंगे आप? नहीं रोमा जी, देखिए ये ईडी सीबीआई और ये इस ढंग के तो ये पिछले लगभग 7 वर्षों से कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग या दुरुपयोग या उपयोग जो भी कह लीजिए वो होता रहा है और विपक्ष इसकी जम के आलोचना भी करती रही है। तो उसका मुझे लगता है कि इसका तो कोई फ़र्क बहुत पड़ने वाला मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बीजेपी को घेर के वो एक वहाँ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का और कांग्रेस के पक्ष में एक लोगों को जोड़ने की एक राजनीतिक या चुनावी रणनीति का हिस्सा तो माना जा सकता है। लेकिन ईडी और सीबीआई अब या निर्वाचन आयोग को लेके कितना विपक्ष ने संसद में भी, संसद के बाहर भी, सड़क पर भी बयानों में भी, सब जगह तो ये चीज़ें होती रही हैं। उन्हीं चीज़ों को ये रिपीट कर रहे हैं। तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये उसी का हिस्सा है कि अब वो पूरी तरीके से मतलब कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस की कमान या उनका भार जो है इनके कंधों पर केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के रखा है कि अब आप आगे बढ़िए, यू गो अहेड और अब आपको राजस्थान की राजनीति को समझना, देखना और चलाना है। तो ये जिस ढंग से बीजेपी को घेरने की कोशिश चाहे वो ईडी सीबीआई के मुद्दे पर हो और चाहे वो बाकी और मूल्यों पर हो कि अब उनका ये भी कहना है कि साहब अब राजनीति जो है विचारों की, जन सरोकारों की और सिद्धांतों की नहीं रह गई है। अब तो राजनीति का स्वरूप बदल गया है, तो ये बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये मेरे लिहाज से ये एक संकेत सीधा-सीधा नज़र आता है कि वो अब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में होगी और कांग्रेस को लेके वो आगे बढ़ेंगे। गहलोत को शायद अब जो कन्फ्रंटेशन था उसमें कहीं न कहीं पैचवर्क हुआ है और इसीलिए उनको आगे लाके पायलट को आगे लाके और कांग्रेस को धार देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर विपक्ष का काम है बयानबाजी करना और सत्ता में मौजूद पार्टी का है उसके जवाब देना। आपने राजस्थान की जो राजनीति को आज हमें अच्छे से समझाने की कोशिश की। प्रोग्राम में जुड़े सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।